अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अगर हम इस हवाले से बात करें एमडी कैट और ई कैट के फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, तो ई कैट जो है वो इंजीनियरिंग बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए फ़िज़िक्स मस्ट है, तो मैथ्स और फिज़िक्स का पोर्शन उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर एमडी कैट की बात करें तो एमडी कैट में बायोलॉजी और जो इंग्लिश है उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, सो फिज़िक्स इतना मैटर नहीं करता। दैट्स वाई क्या होता है कि जो ई कैट है उसके लिए जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। मैथ का पोर्शन तो ट्रिकी होता है, ये साथ फिज़िक्स का पोर्शन भी ट्रिकी होता है एंड आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ता है, कोई आपको ट्रिक्स जानने पड़ते हैं जिससे आप इजीली एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर आप एमडी कैट को देखें तो एमडी कैट में फ़िज़िक्स का कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि वो किसके लिए, बायो के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आगे फ़िज़िक्स को कंटिन्यू नहीं करना। तो उस केस में फ़िज़िक्स जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं होती। आपको एज इट इज़ जैसे बुक के स्टेटमेंट है वैसे ही एमसीक्यूज़ पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती। सो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आ रहे थे कि जो है ट्रिक्स बताएं, तो एमडी कैट के अकॉर्डिंगली ट्रिक्स यहाँ पे नहीं चलते। आपको एज इट इज़ अगर आप बुक के स्टेटमेंट याद कर जाते हैं, आप फार्मूला याद कर जाते हैं, आपका फिज़िक्स का पोर्शन सारा सॉल्व हो जाएगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सिंपल हम इसको मोशन क्यों नहीं कह रहे। सो अगर मोशन को देखें किसी भी बॉडी की, तो हम क्या बात कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज एक स्प्रिंग ले लें। हमने कहा ये एक ब्लॉक है जिसके साथ स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। सो अगर इसको मूव करवाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर यही स्प्रिंग वर्टिकली अटैच है यानी इस तरह से, और इसके ऊपर फोर्स लगी तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पहले भी एक्स डायरेक्शन में था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। फोर्स लगने के बाद भी क्या हुआ कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है। इसी तरह अगर यहाँ इस पोर्शन में देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स जो है वो वर्टिकली अगर लग रही थी और स्प्रिंग भी वर्टिकल डायरेक्शन में था, तो फोर्स लगाने के बाद भी जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये मोशन जो है वो सिंपली हम कह देते हैं कि ये वन डायमेंशनल है। इसको 1D कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मीन्स वन डायमेंशनल। तो ये सिंपल मोशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे जो कि वन डायमेंशनल होती है। अब हम मूव कर रहे हैं टू डायमेंशनल की तरफ। 2D की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम थोड़ी बहुत फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी हॉरिजॉन्टली भी कुछ कवर कर रही है, ठीक है, और कुछ वर्टिकली कर रही है। सो उससे क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से कोई चीज़ कोई ग्राफ लेट्स सपोज हम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब अगर इनके इन बिटवीन कोई इस तरह की लाइन ड्रॉ की जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इस लाइन का कुछ पोर्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कुछ इसका वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो अब ये जो मोशन होगी इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें एक जो चीज़ मस्ट है वो क्या कि इसकी जब वर्टिकल डायरेक्शन में ये बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो वो अंडर द ग्रेविटी करेगी, अंडर द ग्रेविटी। सो ग्रेविटी का वर्ड यहाँ आ रहा है, तो जो एसिलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कवर होगा वो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहलाएगा। यहाँ पे एसिलरेशन हम सिंपल वर्डिंग में कहते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी जो है अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, मूव कर रही है, तो वो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन आएगा। और ये ग्रेविटेशनल एसिलरेशन फॉर टू डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। सो यहाँ से हमारे क्या पॉइंट क्लियर हुए कि पहली बात प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है। उस टू डायमेंशनल मोशन के लिए मस्ट है कि ग्रेविटेशनल एसिलरेशन होना चाहिए और वो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कांस्टेंट होगा। सो इसकी स्टेटमेंट से ही हमारे पास एक एमसीक्यूज आ सकता है कि पहली बात प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है, इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन जिसमें बॉडी टू डायमेंशंस के इन बिटवीन जो है वो मूव कर सकती है। सेकेंड वन जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि एसिलरेशन कौन सा होगा,
वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब वो वर्टिकली मूव कर रही है तो उसकी सारी मोशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। और उसके साथ साथ वो एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सो 3 MCQs जो है हमारे इसकी एक सिंगल वन स्टेटमेंट से ही निकल आते हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किन केसेस में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर सकते हैं, और उसके जो अगर हमने किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि बॉडी किस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो हम इजीली कर सकेंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सा केस ही डिस्कस करें तो क्या आ जाता है कि एक लेट्स सपोज आपने यहाँ से इस पॉइंट पे आप खड़े, आपने एक बॉल को थ्रो करवाया, ठीक है। जैसे ही आप थ्रो करवाएंगे वो इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि आपने जब बॉल को थ्रो करवाया तो थ्रो इस तरह से करवाया कि वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करे और इस तरह से अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी ग्राउंड तक वो आ जाए। इस केस में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली में यानी थोड़ा आगे आगे पे मूव करती जा रही है। पहले इस पॉइंट पे यहाँ थी, नेक्स्ट यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। सो ये एक्स डायरेक्शन में, अगर इसको एक्स एक्सिस कह दें, इसको वाई एक्सिस, सो एक्स एक्सिस में भी ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है इस तरह से। और क्या हो रहा है कि ये इसका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे भी देखें तो पहले यहाँ पे इसने इसकी हाइट ये थी, नेक्स्ट पे आए इसकी हाइट ये हो गई, नेक्स्ट पे आए तो इसकी हाइट ये हो गई। इट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाई में भी कर रही है। सो इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन, और इस बॉल के मोशन को हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब क्या होगा कि अगर हम देखना चाहें कि वेलोसिटीज किस तरह से यहाँ पे एक्ट कर रही हैं और वेलोसिटी का यहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल है, तो क्या होगा कि वेलोसिटी यानी हर पॉइंट पे बॉडी जो है थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इस तरह गई फिर इस तरह आई, इस तरह और इस तरह से हमारे पास ये कर्व नहीं आ रहा, बल्कि एक थोड़े इंटरवल के बाद बॉडी थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुई, फिर थोड़े से इंटरवल के बाद बॉडी और थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुई। इट मीन्स यहाँ पे जो ये वेलोसिटी कवर कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में है, और वो हर थोड़े पॉइंट के बाद ग्रेजुअली जो है और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। क्या होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने जितनी वेलोसिटी से ये यहाँ आगे मूव की है एक्स डायरेक्शन में, थोड़े से पॉइंट के बाद उतने ही वेलोसिटी के साथ ये थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो गई, उतनी वेलोसिटी के साथ ये इस पॉइंट पे थोड़ा और डिस्प्लेस हो गई। सो इस केस में हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग या जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टाइम तो हमारे पास आ रहा है कि लेट्स सपोज हमने कहा यहाँ पे 0 सेकेंड था जब हमने इसको थ्रो करवाया, ये 0.1 सेकेंड के बाद इधर आ गई, 0.3 सेकेंड्स के बाद ये इस पॉइंट पे है। सो टाइम तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो 0 रहेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहली चीज़ है कि वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट रहती है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जो है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज 0। सो ये 2 एमसीक्यूज यहाँ से आगे। फर्स्ट केस ये कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। अब अगर वाई डायरेक्शन में बात करें तो वाई में क्या है कि बॉडी जो है कवर कर रही है डिस्टेंस के पहले ये इस पॉइंट पे थी, अब नीचे आती जा रही है बॉडी, तो क्या कर रही है? ये ग्रेविटी के अंडर जो है मूव कर रही है।
इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। और एक और बात, अगर हम वेलोसिटी के केस में देखें तो वेलोसिटी के केस में न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही हो तो वो अपनी पोजीशन को, अपनी मोशन को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। जिस तरह यहाँ पे इस केस में देखें कि हमने पहले इतनी फोर्स लगाई तो बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही थी, अचानक उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। सो क्या हुआ कि ये काम तब होगा जब उसके एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो है बार बार एक्ट कर रही हो और उसको डिस्टर्ब कर रही हो उस मोशन को। इस केस में चूंकि कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इवन जो फ्रिक्शन की फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कोई एयर फ्रिक्शन हो गई, रगड़ प्रोड्यूस कर रही है तो उस वजह से कोई डिस्टर्बेंस कॉज होगी, हम उस सारे केस को निगलेक्ट कर देते हैं। सो उस केस में जब हम हर फ्रिक्शन के फोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं तब ये पॉसिबल है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। सो यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन कर लें कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ये तमाम काम था हमारा हॉरिजॉन्टल के केस में। वर्टिकल के केस में क्या हो रहा है, चूंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स उसकी कौन सी फोर्स है, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटी उसके ऊपर अपनी ताकत लगा रही है, इट मीन्स कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी जब वेलोसिटी इस पॉइंट पे कवर कर रही है, ये हमारा वी पॉइंट है, वी वाई, यहाँ पे भी वी वाई, इस तरह से ये वी वाई है। सो ये वी वाई क्या कर रहा है कि इस पॉइंट पे देखें वैल्यू चेंज आ रही है, इस पॉइंट पे वैल्यू चेंज आ रही है और ये चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी की भी फोर्स एक्ट कर रही है। वी एक्स कॉन्स्टेंट था क्योंकि उसके ऊपर हम हर फोर्स को निगलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मौजूद है तो यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी मौजूद होगी। अब अगर वी एक्स और वी आई को वी वाई और वी एक्स को फाइंड आउट करना चाहें कि ये वेलोसिटीज कितनी हैं तो किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस के फॉर्मूले को देखें जिसमें डी है या डिस्प्लेसमेंट को देख लें तो ये क्या बताता है, सॉरी वेलोसिटी को अगर हम देखें तो डिस्टेंस ओवर टाइम। सो अगर ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव करी थी बॉडी, तो एक्स डिस्टेंस हम कह देते हैं। तो एक्स डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट हो सकता है, जितनी वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पे और जितना वो टाइम कवर करेगी। सो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है तो क्या चाहिए होगा, जिस वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव की और वो टाइम जो उस वक्त मौजूदा है। ठीक है, जिस तरह अगर यहाँ पे देखें इस केस पे जहाँ हमने 0.1 सेकेंड को मेंशन किया हुआ है, वी एक्स तो कांस्टेंट रहेगी। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे टाइम क्या है 0.1 सेकेंड। सो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि एक्स पॉइंट पे कितना है तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम y डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो y में क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेट्स सपोज y से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में था इसलिए हम y कर रहे हैं। अब इनिशियली क्या है वेलोसिटी, अगर y डायरेक्शन में देखी जाए तो बॉडी जब अभी फॉल नहीं करवाई गई उस चीज़ को हम क्या कर रहे होते हैं, इनिशियली काउंट कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट पे पहले बॉडी रेस्ट पे थी, उसी चीज़ को हमने उसकी वेलोसिटी काउंट किया और वो क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स ये फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अब बचा हाफ AT स्क्वायर। हमने बात की कि जब y डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है तो वो अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही होती है। सो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इसको रिप्लेस कर देंगे g से GT स्क्वायर।
यहाँ से MCQs क्या आते हैं कि अगर x डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो क्या हो जाएगा Vx क्रॉस t। y में करना है तो हाफ GT²। अब यहाँ एक बात आ जाती है कि हमने y में वेलोसिटी को क्यों नहीं किया, हम उस तरह से भी तो कर सकते थे जैसे ऊपर हमने किया। इसकी रीज़न क्या है कि Vx यहाँ पे कांस्टेंट है, आपने इनिशियली जितनी एक दफ़ा मेजर कर ली वो उतनी रहेगी और आप बस टाइम को करेंगे और आपको x डायरेक्शन मालूम हो जाएगी। लेकिन y के केस में क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। ग्रेविटी एक्ट करने से, और चूंकि यहाँ पे Vy कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है जो मोशन है उस चीज़ पे डिपेंड कर ही नहीं रही। किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि टाइम कितना होगा और ग्रेविटी की जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही होगी। x को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और y को इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये तो हमने एक सिंपल जो है बॉल की बात की। इसी तरह से अगर एक प्लेयर है जो हिट करता है बॉल को, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर करें, ये फुट बनाया और ये बॉल है, ठीक है। अब इस पर्सन ने बॉल को हिट किया तो ये बॉल भी क्या करेगी, ये इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये भी क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, और चूंकि अब ये इस पॉइंट पे पहले ऊपर गई है ऊपर तक, फिर नीचे आ रही है, इट मीन्स ये y डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रही है। ये भी हमारे पास कौन सी आ जाएगी मोशन, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो डायमेंशंस हमारे पास आ रही हैं, बॉडी 2 डायमेंशन वे में मूव कर रही है। इस केस में भी अगर हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना होगा तो इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट किया जाएगा। अब अगर कोई फाइंड आउट करना चाह रहा है कि एग्जैक्टली एक पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है? उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाए। कंपोनेंट्स में डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि बॉडी ने कितना कवर किया है डिस्टेंस, क्या चाहिए, इसकी एक्स डायरेक्शन में कवर किया हुआ डिस्टेंस भी चाहिए, इसका यहाँ पे x आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली है और यहाँ पे y आएगा वर्टिकली। इस पॉइंट पे अगर फाइंड आउट करना है तो दोनों कंपोनेंट्स का होना लाजमी है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे पहुंच जाए एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट, तो हमें पता है कि बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके कुछ सेकंड, नैनो सेकंड्स के लिए स्टे करती है, जिसकी वजह से उसकी वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वो ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ बॉडी स्टॉप करती है। फिर जब वो वापस आती है तो वो कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेती है, बट हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे अगर ये ज़ीरो है तो सारा का सारा क्या है, वेलोसिटी जो है वो Vx है। इसलिए कंपोनेंट्स का पता होना लाजमी है कि हर एक पॉइंट पे y की क्या वैल्यू होगी और x की क्या वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए क्या किया कि वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर इनिशियली हम बात कर रहे हैं vi की, vi यहाँ पे हम ड्रॉ कर लें Vxi Vyi। ये हम इनिशियल की बात कर रहे हैं। इनिशियली क्या हो रहा है कि अगर बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या कर रही है कि इस पाथ के साथ और हॉरिजॉन्टली एक एंगल बना रही है विच इज थीटा। यहाँ से जब बॉल को भी हिट किया जाएगा तो इसके लेट्स सपोज यहाँ पे ये यूं है, इस तरह से ये जब हमारी वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी के कंपोनेंट के साथ और हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसके दरमियान हमारे पास एक एंगल बनेगा विच इज थीटा, और ये प्रोजेक्टाइल एंगल कहलाता है, प्रोजेक्टाइल एंगल। ये जो बॉडी मूव कर रही है दैट इज मोशन, और उस मोशन के दौरान जो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली जो एंगल बन रहा होता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल
एंगल। अब इस एंगल से क्या कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो कवर करी है बॉडी डिस्टेंस उसको cos थीटा, यहाँ पे Vx cos थीटा आ जाएगा, यानी वेलोसिटी का cos थीटा, और जो y कंपोनेंट के साथ आएगा वो आएगा v sin थीटा। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया कि x डायरेक्शन में cos थीटा लेते हैं, y डायरेक्शन में sin थीटा को मेंशन किया जाता है। सो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, तो अगर उसको इनिशियली मेजर कर लें या उसको फाइनल पॉइंट पे आके मेजर कर लें, उसने कांस्टेंट ही रहना है। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये सब कुछ इक्वल रहेगा, और ये कितना होगा vi cos ऑफ थीटा। यहाँ पे मेंशन हो गया कि फाइनल वेलोसिटी चूंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है, तो दोनों इनिशियली और फाइनली वेलोसिटीज जो है वो यहाँ पे इक्वल रहेंगी। सो vi cos थीटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग y पॉइंट की बात करें तो इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी इन y डायरेक्शन वो थी vi sin ऑफ थीटा। जब अभी बॉडी को यहाँ से थ्रो करवाया तो तब उसकी वेलोसिटी क्या है vi sin थीटा, जो यहाँ पे इसके साथ ये एंगल बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव करने के बाद वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। अब वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस तरह से आ रहा है, विच इज g। अब अगर सिंपल मोशन की बात करें कि यहाँ तक हम उसका जो है कंपोनेंट ले चुके हैं कि वो साइन थीटा कंपोनेंट शो कर रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी को देखें तो वो क्या होती है, सॉरी एक्सेलरेशन को देखें सो वो है टाइम जो चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। सिंपली अगर v को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा at, और a की जगह क्या आ जाएगा, हम चूंकि मोशन की बात कर रहे हैं और अंडर द ग्रेविटी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब क्या है कि जब हमने थ्रो करवाया बॉडी को तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ पॉजिटिव होता है, और अगर हम उसको अवे द अर्थ लेके जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होता है। और इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि इसको ऊपर थ्रो करवाया जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द ग्राउंड जा रहा है, उस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो क्या आई, -gt, और उसका इनिशियल कंपोनेंट पहले ही हम बता चुके हैं कि दैट इज vi sin थीटा। तो अब फाइनली किस तरह आएगा, vi sin थीटा -gt, यानी ओवरऑल हमारे पास अब ये फाइनल आ गया कि जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका इनिशियल कंपोनेंट जो कि साइन थीटा के साथ बन रहा है, और फिर जो टाइम के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर एक्ट कर रहा है हमारे पास, वो भी यहाँ पे आएगा फाइनल एक्सप्रेशन में। सो यहाँ से हमारे पास दो MCQs बन रहे हैं। एक ये कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो फाइनली और इनिशियली दोनों इक्वल रहते हैं, विच इज़ vi cos ऑफ थीटा। सेकेंड में क्या आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में vi sin थीटा के इक्वल होती है, और वही अगर फाइनली हम देखेंगे तो vi sin थीटा के साथ साथ -gt भी आ जाएगा। अब अगर वैसे ही ओवरऑल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, अब हम ये नहीं कह रहे कि x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, हम कह देते हैं लेट सपोज यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का। सो उस केस में क्या होते हैं कि दोनों को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं vfy स्क्वायर। जो वेलोसिटी आ रही होगी हमारे पास x डायरेक्शन में और जो y डायरेक्शन में, उन दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे fx किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, vi cos ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस vfy किसके इक्वल है, vi
साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। सो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टली कवर होने वाला कंपोनेंट भी चाहिए वेलोसिटी का, और वर्टिकली जो है कवर होने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट भी चाहिए। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया, ताकि किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट मौजूद हों, उनका स्क्वायर लेके अंडर रूट जब हम लें तो हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए कि इस टाइम पे वेलोसिटी ये है और बॉडी इस पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर करके और वाई में इतना डिस्टेंस कवर करके। सो यहाँ तक हम लोगों ने वेलोसिटी की बात कर ली। अब अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये एंगल कितना है, सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। सो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y में क्या है, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है वी एफ वाई, एक्स में क्या है जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है एक्स डायरेक्शन में। सो दोनों को पुट कर दें तो वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, और एंगल चूंकि हमने फाइंड आउट करना है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। सो यहाँ से हमारे कुछ फॉर्मूलाज निकल आए हैं, और हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं कि अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स डायरेक्शन में तो वी एक्स इंटू टी पता होना चाहिए, अगर वाई डायरेक्शन में करना है तो हाफ जी टी स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वी आई कॉस थीटा हो जाएगी, फाइनली वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए दोनों कंपोनेंट्स का होना मस्ट है। और अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो वो टेन इनवर्स और वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स अगर हमें पता हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।